के महाप्रबंधक अशोक कुमार पाठक ने हमारे संपादक डॉक्टर शिव कुमार दुबे के साथ की खास बातचीत। आइए देखते हैं ये बातचीत। इस समय हम हैं टेंट सिटी 2 में, जहां पर बैंक ऑफ इंडिया द्वारा MSME के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में बैंक ऑफ इंडिया के कई बड़े अधिकारी शामिल हुए हैं और ये जोन जो है वो बड़ौदा मंडल आता है, बड़ौदा जोन आता है। और इसी दौरान इंडिया आज न्यूज चैनल से बात करने के लिए हमारे साथ हैं CGM पाठक जी। तो हमने सोचा कि जब ये कार्यक्रम चल ही रहा है तो क्यों ना कुछ हम बैंक से संबंधित पूछें पाठक जी से। तो आइए हम देखते हैं ये इंडिया आज न्यूज चैनल के साथ बातचीत। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। पहला क्वेश्चन ये है कि आपने देखा होगा कि जो अभी बजट आया केंद्र सरकार के द्वारा, कैसा बजट मानते हैं आप सोसाइटी के लिए, बैंक के लिए? बजट में खास तौर से मैं अगर अपने कार्य क्षेत्र के हिसाब से देखूं तो मैं इस समय बैंक ऑफ इंडिया में CGM के पद पे रिटेल, एग्रीकल्चर और MSME ये 3 विभागों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और एक एक करके लूँ। और सबसे ज़्यादा जो मेरी समझ से बजट में जो बल दिया गया है सरकार के द्वारा वो MSME के ऊपर दिया गया है। MSME को किस तरह से ज़्यादा क्रेडिट दी जा सके, किस तरह से क्रेडिट डिस्बर्समेंट MSME को दिया जा सके, उसके ऊपर बल दिया गया है। यहाँ तक कि बहुत दिन बाद मुझे लगता है बैंकों को ये बोला गया है कि आप अल्टरनेटिव असेसमेंट मॉडल्स ले आइए जो उनकी क्रेडिट रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें। और बिल्कुल ज़रूरी भी है क्योंकि MSME जो है पूरी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाती हैं और ख़ास तौर से रोज़गार पैदा करने के दिशा में बहुत ही अहम भूमिका निभाती हैं। और हम लोग उस दिशा में बहुत सारा काम भी किए हैं। हमने भी कुछ अल्टरनेटिव, हमारे बैंक ने भी कुछ अल्टरनेटिव असेसमेंट मॉडल्स निकाले। इसके अलावा जो हमारी अपनी जो MSME क्रेडिट को बढ़ाने के लिए जो संगठनात्मक जो हमारी पहल है उसको आगे बढ़ा रहे हैं और उसी के तहत हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है जिसमें हमारे MSME सेंटर्स जो बोलते हैं, जो प्रोसेसिंग करते हैं क्रेडिट की, उसमें से जिन्होंने अच्छा काम किया है उसके 60 MSME हेड्स को हमने यहाँ पे बुला करके अच्छे काम के लिए उनको थोड़ा प्रोत्साहित करने के लिए ये हमने 1-2 दिन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा था। इसके अलावा बजट में जैसे रिटेल को ले तो हाउसिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा बल दिया गया है। हाउसिंग के साथ साथ जो है उनमें प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के लिए बल दिया गया है। तो ये रिटेल की हो गई। एग्री के लिए भी कई सारी जो है स्कीम्स लाई गई हैं और मेरी तरफ से अगर मुझे कहा जाए, ख़ास तौर से जो मेरा कार्य क्षेत्र है, बजट में बहुत सारी प्राथमिकताएं उसको लेकर के आई हैं और हम लोग उस पर काम भी करेंगे। हम सरकार का जो हमसे अपेक्षाएं हैं या उससे ज़्यादा जो समाज की अपेक्षाएं हमसे हैं, अर्थव्यवस्था की जो हमारे से अपेक्षाएं, हम निश्चित रूप से उसमें पूरे जी जान से काम करेंगे। तो स्पर्धा का ज़माना है, कंपटीशन का ज़माना है। प्राइवेट जो बैंकें हैं वो लगातार लोगों को अट्रैक्शन करने के लिए सुविधाएं देती हैं। सरकारी बैंकों में देखा गया है कि थोड़ा उतनी सुविधा नहीं मिल पाती। तो ये जो कंपटीशन की ज़माना है उसमें आप वर्तमान समय को कैसे पहली चीज़ तो ये मैं बताऊं कि प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और ये होना ही चाहिए। और अगर मैं अपने बैंक को बोलूं या ख़ास तौर से जो है PSU बैंक्स को बोलूं, सरकारी बैंकों को बोलूं, तो पिछले 32-33 सालों से लगातार उस कंपटीशन को इन बैंकों ने फेस किया है। और चूँकि कंपटीशन है इस बैंकिंग में, इस वजह से सिर्फ ये बैंकों ने अपना कार्यकलाप नहीं सुधारा है, बल्कि बैंकिंग पूरी तरह से एक डिफरेंट लेवल पे आई है जो है। तो सारे बैंकों ने अपना कार्यकलाप इससे अच्छा हुआ है। इस नाते कंपटीशन का रियल
जो बेनिफिट है वो कस्टमर्स को जाता है, इकोनॉमी को मिलता है। इसकी वजह से कंपटीशन ये बढ़ा है और कंपटीशन होना भी चाहिए। लोगों को फायदा होता है। लोगों को फायदा होता है, जो इससे मतलब निश्चित रूप से लोगों को फायदा होता है, पूरी अर्थव्यवस्था को फायदा होता है, पूरे उस सेक्टर को फायदा होता है। तो कंपटीशन तो बहुत ही अच्छी चीज है। और दूसरी चीज, मैं जो पीएसयू बैंक्स की बात करूं तो पीएसयू बैंक्स ने इस दौरान जो है सारे कंपटीशन को एक तरह से बड़े ही बोल्डली फेस किया है। चाहे वो फॉरेन बैंक्स का कंपटीशन हो, चाहे प्राइवेट बैंक्स का कंपटीशन हो, चाहे कोऑपरेटिव बैंक्स का कंपटीशन हो, सारे सेक्टर, चाहे आज के डेट में एनबीएफसीज का कंपटीशन हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का कंपटीशन हो, हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनीज का कंपटीशन हो, सारे कंपटीशन को फेस किया है। और आप इन सारे प्लेयर्स को अगर पूछेंगे, आज भी मेजर मार्केट शेयर पर पीएसयू बैंक्स ने अपने पास रखा। और नॉट ओनली दैट, ये इन बैंकों को अगर किसी से सचमुच अगर कंपटीशन उनको अगर महसूस होता है तो ये पीएसयू बैंक है। दूसरी चीज ये मैं बोलूंगा कि हम अपना रोल निभाते हैं जो है, क्योंकि आप एक बड़ी मशहूर किताब है फॉरेन जर्नलिस्ट राना फरूगर की, मैं उसको अगर कोट करना चाहूँ, एक मेकर्स वर्सेस टेकर्स पैराडाइम जो होता है। तो हम लोग मेकर्स हैं, हमने मार्केट बनाया, हमने बिजनेसेस बनाया है और हम उससे संतुष्ट है कि ओके देयर आर टेकर्स इन द मार्केट, देयर आर प्राइवेट पीपल हु टेक दिस बिजनेस, बट वी मेक द बिजनेस। आज भी अगर कोई नई ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट हो, कोई नया बिजनेस हो, नई परचून की दुकान भी अगर हो, तो आपको कोई सरकारी बैंक ही उसको सपोर्ट करने वाला होगा, कोई प्राइवेट बैंक सपोर्ट करने वाला शायद ही मिले जो है। सर, इसमें एक चीज और देखने को मिली है कि प्राइवेट बैंक में जो सेविंग मिनिमम बैलेंस होता है वो 10,000 से लेकर 25,000 तक है, जबकि प्राइवेट सरकारी बैंकों में 1,000 2,000 समथिंग है। तो इसको आप किस हिसाब से देखते हैं? इस पे कुछ क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं थोड़ा सा आपको इस चीज पे करेक्ट करना चाहूँगा। जो है सरकारी बैंकों का एक जो वित्तीय समावेशन या फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो प्राइस है, उसमें तो हमारा जीरो बैलेंस होता है उसमें, और जिसमें खाते जितने खुलते हैं उसमें कोई मिनिमम बैलेंस नहीं होता है और कोई चार्जेस हम लोग नहीं लेते हैं। और वो हालांकि वित्तीय समावेशन पहले भी चलता रहा है, लेकिन 2014 पे मतलब अभी जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर आए हैं, जब से उसको पीएम जनधन योजना करके उसका हम पे जो उसमें जीरो बैलेंस है, जीरो बैलेंस है, उसमें बहुत सारे खाते मिलते हैं। और वो ये भी सही है कि जीरो बैलेंस सिर्फ करने के लिए है। उन खातों में, जैसे मैं अपने बैंक की बात करूं, हमारे बैंक में 2.75 करोड़ खाते खुले हुए हैं ये पीएमजेडीवाई के, और उन अकाउंट्स में जो हमारा टोटल बैलेंस है वो करीब 14,000 करोड़ से ऊपर है। और हर मतलब पर अकाउंट जो बैलेंस है वो 5,000 रुपये का है। तो वो जीरो बैलेंस करने के लिए है, उसमें कोई ऐसा जीरो बैलेंस नहीं है और न तो उसमें कोई मिनिमम बैलेंस चार्जेस लगते हैं। हाँ, और कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जिसपे हम लोग मिनिमम बैलेंस का कुछ चार्ज लगाते हैं, क्योंकि बैंक की एक ऑपरेटिंग कास्ट होती है जिसको हमें रिकवर करना होता है, और हम लोग उसको बिल्कुल मिनिमम जो उस तरह का है चार्जेस उस तरह का लेते हैं, क्योंकि बैंक को अल्टीमेटली we are responsible for our profit and loss, and we are responsible towards our stakeholders and shareholders. So ultimately we have to earn profit to survive and to give further service to society. Yes. सर, एक चीज और देखने को मिला है अभी कि जो अभी कस्टमर हैं वो म्यूचुअल फंड की तरफ भाग रहे हैं लोग, जो आम जनता की अगर हम बात करें, तो क्या म्यूचुअल फंड में जाने से सेविंग और जो अपने एफडी होते थे उस पर क्या इफेक्ट पड़ा है बैंकों में? इसको मैं थोड़ा सा अगर इसको विस्तार से इस चीज़ को लूँ जो है, तो म्यूचुअल फंड में जाना या पैसे को इक्विटी मार्केट में लगाना, ये किसी भी अर्थव्यवस्था की जैसे अर्थव्यवस्था मैच्योर होती है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है उसकी। जैसे जैसे इकॉनमी मैच्योर होती है, फाइनेंशियलाइजेशन बढ़ता है, और फाइनेंशियलाइजेशन के ऑप्शन की तरह नेचुरली जो है कि बैंकिंग फर्स्ट लेवल ऑफ फॉर्मलाइजेशन या फाइनेंशियलाइजेशन होता है, उसके बाद लोग इक्विटी मार्केट में जाते हैं, जाना भी चाहिए, जो ये अर्थव्यवस्था की मैच्योरिटी का एक लक्षण है। और मुझे लगता है कि हम सबको इससे कंसर्न होने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज़ जो है असली अगर मैं कहूँ तो अगर कंसर्न का अगर कोई विषय है तो वो ये नहीं है कि पैसा कहाँ जा रहा है,
कंसर्न का विषय मैं थोड़ी इस मामले में मानता हूं कि पूरा इकोनॉमी में जो सेविंग रेट होता है, जिसको फाइनेंशियल सेविंग रेट बोलते हैं, वो पिछले 2011-12 से लेकर के 2024 तक ये कांस्टेंट है 11 से 12% ऑफ जीडीपी पे। वो ये नहीं बढ़ रहा है। दूसरी चीज जो फाइनेंशियल लाइबिलिटी होती है जो है, यानी कि जो हाउस होल्ड हमारे जो लोन लेते हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो एक तरफ तो हाउस होल्ड की सेविंग जो है कांस्टेंट है, दूसरी तरफ हाउस होल्ड का लायबिलिटी दिन पे दिन बढ़ रहा है। तो नेट सेविंग जो है, यानी सेविंग माइनस दिस लायबिलिटी, ये दिन पे दिन बहुत ही कम होती जा रही है। वो एक निश्चित रूप से कंसर्न का विषय है। हमें किसी तरह से ये करना है कि लोगों की सेविंग की हैबिट या लोगों में सेविंग जो है लोन लेते हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो एक तरफ तो हाउस होल्ड की सेविंग जो है कांस्टेंट है, दूसरी तरफ हाउस होल्ड का लायबिलिटी दिन पे दिन बढ़ रहा है। तो नेट सेविंग जो है, यानी सेविंग माइनस दिस लायबिलिटी, ये दिन पे दिन बहुत ही कम होती जा रही है। वो एक निश्चित रूप से कंसर्न का विषय है। हमें किसी तरह से ये करना है कि लोगों की सेविंग की हैबिट या लोगों में सेविंग जो है, या इतना सरप्लस लोग इनकम जनरेट कर सकें कि कोई सेविंग कर सके। सेविंग और अल्टीमेटली डिपॉजिट में जाए या कहीं इक्विटी मार्केट में जाए। इक्विटी मार्केट में भी जाता है, अगर वो इन्वेस्टमेंट में जाता है तो नथिंग लाइक इट जो है, इन्वेस्टमेंट अगर होता है तो अल्टीमेटली अर्थव्यवस्था को उससे फायदा होता है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि इसका कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ रहा अभी शॉर्ट टर्म में आप ये देखेंगे कि चूंकि पैसा फाइनेंशियल इक्विटी मार्केट में जा रहा है थ्रू म्यूचुअल फंड, तो डिपॉजिट की ग्रोथ निश्चित रूप से थोड़ी सी कमी है, थोड़ी कम हुई है। ये मतलब शॉर्ट टर्म में जो बैंकों की डिपॉजिट की ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट पड़ा है। बट लॉन्ग टर्म में इश्यू ये नहीं है, मैं जैसा पहले बताया, इश्यू ये है किस तरह से फाइनेंशियल सेविंग्स बढ़ाई जाए और पैसा जो इक्विटी मार्केट में भी जा रहा है वो अल्टीमेटली नए इन्वेस्टमेंट्स में जाए, वो उसी इक्विटी की प्राइस बढ़ाने में ना जाए। वो अपने आप में एक बबल क्रिएट होगा। सही बात। वो बबल क्रिएट होगा तो कल निश्चित रूप से बैंक में तो आज की डेट में जो भी जमा करता है वो तो सेफ है। लेकिन कल अगर इक्विटी मार्केट में लोगों का उथल पुथल कर देगा तो लोगों का विश्वास अर्थव्यवस्था से या इक्विटी मार्केट से कम होगा, जो फ्यूचर डेवलपमेंट में या किसी भी मार्केट को मैच्योरिटी के लिए बहुत अच्छा नहीं है। सर, एक चीज बहुत पहले जब बैंक की नौकरी करते थे तो जो लोग एक स्टेटस की नहीं बैंक की नौकरी है, लेकिन अभी कुछ समय से ऐसा देखा जा रहा है कि एक प्रेशर वाली नौकरी हो गई है ये। और पहले क्या होता था कि 4 बजे 5 बजे तक उन्होंने ताला मार दिया चले गए, लेकिन अब रात के 10-10 बजे तक कर्मचारी अधिकारी बैठते हैं। तो ये जो चेंज आया है उसको आप किस वे में देखते हैं? आपका जो पहला प्रश्न था जो आपने पहले पूछा था कंपटीशन को लेकर के, तो निश्चित रूप से अगर कंपटीशन बढ़ता है किसी क्षेत्र में तो कंपटीशन बढ़ने की वजह से सब लोग अपनी कॉस्ट को लेकर के थोड़ा सा चिंतित रहते हैं, जो कि हमारे कॉस्ट बढ़ने ना पाए। कॉस्ट और स्पेशली सरकारी बैंकों में बहुत ऑप्शंस होते नहीं है कॉस्ट कम करने के लिए। आप कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय नहीं रख सकते, आप बहुत ज़्यादा आउटसोर्सिंग नहीं कर सकते, आपको अपने ही एम्प्लॉयज़ के थ्रू काम करना है, जिनका कॉस्ट स्ट्रक्चर थोड़ी सा ज़्यादा होता है। इस वजह से अब वो कॉस्ट मैनेज करने के चक्कर में एक्चुअली जो भी आपका वर्क लोड है वो उन्हीं एम्प्लॉयज़ में वो डिवाइड हो जाने के हिसाब से बढ़ता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो नई जनरेशन के बैंकर्स हैं उन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। इतने प्रेशर के बावजूद, इतनी चुनौतियों के बावजूद जो है उन्होंने जो कस्टमर्स को सेवा दी है या जो सोसाइटी को सर्व किया है, और अभी भी जो मिस पब्लिक सेक्टर बैंक से वर्चस्व को बरकरार रखा है, जो ये अपने आप में बड़ी बात है। उनके लिए मतलब कर्मचारियों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहिए। कम से कम डटे हुए नहीं हुए, वो जम के मतलब बढ़ रहे हैं, दिन पे दिन ग्रो कर रहे हैं, पूरी चुनौतियों का पूरे मुकाबला कर रहे हैं। सर, एक चीज है कि जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाती है तो क्या जरूरी है कि बैंक जो है वो जो लोन देती है उस पर भी उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देती है? ऐसा कोई कंपलसरी है या उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है? देखिए, दो तरह के
बैंकों में जनरली दो तरह के इंटरेस्ट रेट रिजीम जिसको बोलते हैं, दो तरह के इंटरेस्ट रेट लगाए जाते हैं। एक तो ये होता है जिसको हम बोलते हैं जो एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक होता है। कोई न कोई एक्सटर्नल बेंचमार्क होता है, चाहे बैंक आरबीआई का रेपो रेट हो, चाहे ट्रेजरी रेट हो, या कोई और एक्सटर्नल बेंचमार्क हो गया तो उसके ऊपर और फिर बैंक अपनी कॉस्ट लगाते हैं, अपना क्रेडिट रिस्क प्रीमियम लगाते हैं और उसके हिसाब से को रेट देते हैं। एक तो ये व्यवस्था है। दूसरी व्यवस्था है जो अभी भी चल रही है, वो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट बोलते हैं, MCLR जिसको बोलते हैं। तो जैसे जैसे हमारा अगर डिपॉजिट पे कॉस्ट बढ़ती है, मार्जिनली कॉस्ट, जो भी मार्जिनल हमारा डिपॉजिट में ग्रोथ हुआ, अगर उसकी कॉस्ट बढ़ रही है उसी हिसाब से हमारा MCLR बढ़ता है। पिछले मेरे समझ से 2022 के बाद आरबीआई ने रेपो नहीं बढ़ाया है। साथ में ये था कि आरबीआई का एक निर्देश है कि जितने भी रिटेल या MSME कस्टमर्स हैं उनका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो एक्सटर्नल बेंचमार्क से बैंकों को लिंक करना है। तो उसके चलते सारे बैंकों ने रेपो से ही, मेरी समझ से मोर और लेस सारे बैंकों ने रेपो को बेंचमार्क मान करके उससे अपने इंटरेस्ट रेट को लिंक किया है। तो SME मानिए और रिटेल मानिए, और ये ऐसे सेक्टर हैं जिससे सब लोग जुड़े हैं, जिसका तुरंत असर दिखता है, जो तुरंत पता लगता है। तो निश्चित रूप से रेपो पिछले दो सालों से तो कुछ बढ़ा नहीं है। अगर अब आगे बढ़ता है रेपो तो नेचुरली रेपो उसके साथ वो रहेगा, कम होगा तो कम भी होगा जो है। अगर रेपो कम होता है रेपो रेट तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फैमिली कम होगा। ओके सर, बैंक के लिए सबसे बड़ा एक अभिशाप कहें या उसको क्या कहें समझ में नहीं आता, लेकिन निश्चित तौर पर ये जरूर है कि उसका इफेक्ट बहुत बड़ा पड़ा है। एनपीए एक ऐसा अभिशाप है जिसने कई बैंक के लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया है। आप इसको किस तरीके से लेंगे कि ये एनपीए का जो समस्या सॉल्व करना हो तो किस तरीके से बैंकों को काम करना चाहिए? जी, इस प्रश्न का उत्तर मैं थोड़ा दो पार्ट में देना चाहूँगा। एक तो एनपीए जो निश्चित रूप से एनपीए आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, अभिशाप है। जैसे आपके शरीर में रोग हो वैसे ही जो बैंक के लिए रोग है, वो रोग है, क्योंकि वो पूरी तरह से उस पर एक तो हमारी इनकम बंद हो जाती है, दूसरा उसका पूरा का पूरा नुकसान होता है। बैंक का क्या ना, बैंक का लॉस होता है, बैंक को अल्टीमेटली अपने प्रॉफिट एंड लॉस से उतना प्रोवाइड करना पड़ता है। और कारणों में अगर जाएं तो मीन्स आप करीब करीब सारी अर्थव्यवस्थाओं में ये होता है, जितने वर्ल्ड की इकॉनमीज हैं, कभी कभी तो ये रीजन साइक्लिकल होते हैं। इकॉनमी एक साइकिल के थ्रू मूव करती है अक्सर। कभी कभी अगर अपबीट है इकॉनमी तो उस समय एनपीए नहीं होते हैं, एनपीए कम होते हैं। और उस अपबीट के दौरान ही एक्चुअली बैंकों से और कस्टमर से एक्सेसेस होती हैं, यानी कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा बारो करते हैं, बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लेंड करते हैं। सही। और उसी समय ये जो होता है इस एक तरह के कारण मतलब उसके पैदा होते हैं एनपीए बनने के फ्यूचर में, अगर इकॉनमी फिर दोबारा अगर बैड साइकिल में जाती है। जैसे ही वो बैड साइकिल आती है तो नेचुरली अगर जितना ज़्यादा आपने यहाँ पे एक्सेस लेंडिंग की है या ज़्यादा किया है उतना ही बड़ा आपका एनपीए जो है खराब होगा। सो एक तो ओवरऑल इकॉनमी की साइकिल होती है, कभी कभी इकॉनमी के डिफरेंट सेक्टर्स की साइकिल होती है। जैसे अपने यहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर में खासतौर से जितने लेंडिंग ग्रुप थी बड़े बड़े उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की अपनी प्रॉब्लम थी और उसमें बहुत सारे एनपीए हुए। पावर सेक्टर की प्रॉब्लम थी, पावर सेक्टर की वजह से एनपीए हुए। एविएशन सेक्टर की प्रॉब्लम थी, उसमें एनपीए हुए। तो ये सब आई मीन सेक्टर स्पेसिफिक भी इश्यूज होते हैं, कभी कभी उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। छोटे अगर उसमें माने जो लघु उद्योग में अगर उस तरह से था, तो मेरा जो अनुभव रहा है कि जो फॉर्मलाइजेशन ड्राइव हुई है इकॉनमी पे सेपरेटली थ्रू जीएसटी और बाद में बहुत सारे डिजिटल प्रोजेक्ट
तो ऐसे छोटे उद्योग, ऐसे छोटे धंधे जो जिनका बिजनेस मॉडल ही ऐसा था कि वो कैश पे डिपेंड करते थे, या जो पूरी तरह से टैक्स बेस्ड इकॉनमी या फॉर्मल इकॉनमी के बेसिस पे उनका बिजनेस मॉडल नहीं था, उसमें भी बहुत सारे फेलियर हुए। बट ओके, वो एक बार का था जो है। नाउ द इकॉनमी इज फेयरली फॉर्मलाइज्ड and I think कि okay those issues are over. So I think कि okay going forward that should I mean 2019 के बाद हमने पैंडेमिक भी देखा, लेकिन फिर भी हमने NPA का कुछ ऑपरेशन नहीं देखा। इकॉनमी इज इन ए वेरी गुड शेप एज ऑफ नाउ, और बैलेंस शीट्स आर वेरी हेल्दी। इस पर आई मीन खासतौर से हमारे बैंक के बैलेंस शीट दिन पे दिन आई मीन इट इज बिकमिंग वेरी वेरी हेल्दी, and we are simultaneously taking all the care so that tomorrow we don't end up in similar situation. सर एक लास्ट प्रश्न जरूर हम पूछना चाहेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है। आजकल जो स्कैम होते हैं कि लोग हैक करके पैसे बैंक से डायरेक्टली चले जाते हैं, इसके रोकने के लिए कोई ऐसा जिससे कि ऐसे स्कैम ना हो? अगेन मैं इस पे भी बोलूँगा कि हैक करके जो मतलब लॉसेज हुए हैं वो शायद नहीं हुए हैं, या अभी तक इस तरह का अभी तक जितने लॉसेज हुए हैं वो हुए हैं कस्टमर्स के ट्रस्ट को मिसयूज किया। सो कस्टमर के ट्रस्ट को इन द सेंस कि उसके पास कहीं से मैसेज आता है कि आपको आपका अकाउंट अनलॉक हो गया है, आपका पासवर्ड जो है ब्लॉक हो गया है, या आपका मीन्स या कुछ केसेस में ऐसे लोगों को ग्रीड फैक्टर पे, तो ग्रीड या फियर इन दो फैक्टर्स पे बेसिकली कस्टमर्स ये हो जाता है। ये फ्रॉडस्टर्स जो है प्ले करते हैं। मेरी समझ से फाइनेंशियल लिटरेसी का इशू है। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है, और एक बार सारी मेरी समझ से जनता, जिसमें हमारा आपकी सबकी भागीदारी है, सबको हम लोग जागरूक बनाएं, और एक बार सब लोग जागरूक हो जाएं तो मेरी समझ से इस तरह की समस्याएं दिन पे दिन कम होती। हालांकि ये बहुत बड़ा इशू है, साइबर सिक्योरिटी आज के डेट में, या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज अ बिग इशू। वी एज ए सोसाइटी वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। तो आपने देखा कि कई मुद्दे हमने बात किया और उसका एकदम बेबाकी से जवाब दिया। तो निश्चित तौर पर ऐसा नहीं है कि सरकारी बैंकों में कोई इफेक्ट पड़ रहा है कंपटीशन से। तो हम यहाँ जरूर कहेंगे कि कंपटीशन होगा तो मजा ज्यादा आएगा। तो ये थे हमारे साथ CGM पाठक जी बैंक ऑफ इंडिया के। तो नेक्स्ट टाइम हम फिर किसी ऐसी हस्ती से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।